हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ देख रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का रैपिड पीवाईक्यू सीरीज। सारे पीवाईक्यू 2019 से लेके 2025 तक के फटाफट सॉल्व करेंगे विद ऑल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 50,000 लाइक्स का। ऑल्सो कमेंट में मुझे बताओ नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। लेट अस बिगिन। चलिए बताइए, ये आपका डीएनए है। डीएनए क्या करता है? कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, लेकिन पूरा डीएनए काम नहीं करता। डीएनए के छोटे छोटे कुछ स्पेसिफिक टुकड़े होते हैं जिनको जीन्स बोलते हैं, एंड ये जीन आपके कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। अलग अलग कैरेक्टर के अलग अलग जीन होते हैं। जीन कैरेक्टर को कैसे कंट्रोल करते हैं? बाय मेकिंग प्रोटीन्स। तो कैसे प्रोटीन बनता है? जीन के ऊपर जो सीक्वेंस होगा एटीजीसी, एटीजीसी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, उस सीक्वेंस को हम जेनेटिक कोड बोल सकते हैं, और उस कोड का इस्तेमाल, उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाया जाता है। एंड प्रोटीन आपके कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। आपकी हाइट हो गई, स्किन कलर, हेयर कलर, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय प्रोटीन्स। बराबर है। प्रोटीन बनाने के लिए हमें आरएनए का मदद लेना पड़ता है। किसका मदद लेना पड़ता है? आरएनए का। 3 प्रकार का आरएनए होता है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। सो दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा। ध्यान से सुनो। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। सिंथेसिस मतलब क्या? फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है बाय डीएनए थ्रू आरएनए। डीएनए अकेला प्रोटीन नहीं बना सकता, मतलब ये जो जीन है वो अकेले प्रोटीन नहीं बना सकता, आरएनए की मदद लेनी पड़ेगी। इसी को कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। इसके डेफिनेशन 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, ये एक छोटी बात हो गई। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर 3 बेसिक प्रोसेसेस आती है, स्टेप्स आते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। बराबर है। तीनों का डेफिनेशन एग्जाम में पूछते हैं। इसके अलावा ट्रिपलेट कोडॉन का डेफिनेशन पूछते हैं, म्यूटेशन का डेफिनेशन पूछते हैं। सारी बातें आपको बताऊंगा। ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, मुझे बताइए, ये आपका डीएनए है। डीएनए बोलो या जीन बोलो, ठीक है। सबसे पहले डीएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, उसको इस्तेमाल करके हम एमआरएनए बनाते हैं, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं? एमआरएनए बनाते हैं। इसी को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। पूरा प्रोसेस आपको डिटेल में पढ़ना है तो 1 शॉट में तो आप पढ़ ही सकते हो। यहां पर उतना ही बता रहा हूं जितना एग्जाम में जरूरी है। डेफिनेशंस एग्जाम में पूछते हैं, बाकी पूरा प्रोसेस पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो देखो, डीएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, एटीजीसी, एटीजीसी जो भी सीक्वेंस होगा, उसका इस्तेमाल करके एमआरएनए बनाया जाता है। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डेफिनेशन देख लो एक बार। एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड as per the sequence of nucleotide on DNA. बराबर है। The sequence of nucleotide in mRNA being produced is always complementary to DNA strand used for synthesis. इसका क्या मतलब है? कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है? आपका जो mRNA बन रहा है, it is complementary to the DNA strand used for synthesis. मतलब मान लो DNA के ऊपर सीक्वेंस है A T G A C T G A T, ऐसा सीक्वेंस डीएनए के ऊपर है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। तो एमआरएनए जो बनेगा, एमआरएनए, उसके ऊपर क्या सीक्वेंस रहेगा? मुझे बताओ। एडेनिन के सामने थाइमिन आता है, लेकिन आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता, यूरासिल होता है। तो एमआरएनए के अंदर कौन सा न्यूक्लियोटाइड आएगा? यू आएगा। इनके बीच में कॉम्प्लीमेंटरी पेयरिंग होगी। बराबर है। ए के सामने यू, टी के सामने ए आ जाएगा, जी के सामने सी आ जाएगा, ए के सामने यू, सी के सामने जी, टी के सामने ए, जी, सी, ए, यू, टी, ए। तो एमआरएनए के ऊपर ये सीक्वेंस बनेगा। बराबर है। तो हम क्या बोलते हैं? एमआरएनए जो बन रहा है, इट इज कॉम्प्लीमेंटरी टू द डीएनए स्ट्रैंड, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ये डेफिनेशन आपको समझनी है। ऊपर जो मैंने अभी बताया, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरी पेयरिंग। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटरी पेयरिंग। चलो, इसके बाद एमआरएनए का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। मुझे बताओ, एमआरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जीयूसी, एजीए, यूसीसी, इनको मैंने 3-3 के ग्रुप में डाला है। तो ये जो 3-3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप है, उसको बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। एंड एक ट्रिपलेट कोडॉन एक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन देता है। सिंपल, इतना याद रखना है अपने को। देखो, द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड एंड इट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। बस एक ट्रिपलेट कोडॉन एक अमीनो एसिड का इंफॉर्मेशन देता है। फिर आते हैं ट्रांसलेशन पे। ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहां पर होगा? साइटोप्लाज्म में होगा, राइबोसोम्स के ऊपर होगा। ये आइटम क्या है? ये राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम किस चीज का बनता है? आरएनए का बनता है। ठीक है,
ये नीचे आपका mRNA आपको दिखाई दे रहा है। mRNA के ऊपर आपको ट्रिपलेट कोडॉन्स भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स दिख रहे हैं। 3-3 का ग्रुप क्या है? ट्रिपलेट कोडॉन है। अच्छा, ये ऊपर आपको क्या दिख रहा है? tRNA दिखाई दे रहा है। tRNA के ऊपर येलो कलर का जो गोला है वो क्या है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। तो tRNA क्या करता है? अमीनो एसिड को लेके आता है। चलो, तो क्या होने वाला है? एज पर द मैसेज ऑन mRNA, mRNA के ऊपर जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, उसके हिसाब से अमीनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय tRNA, बराबर। फॉर दिस पर्पस tRNA has anticodon having complementary sequence to the codon on mRNA. This is called translation. सिंपल आपको बताता हूं, जैसे mRNA नीचे है, ठीक है, mRNA के ऊपर और उसके ऊपर tRNA आने वाला है, इधर tRNA। अब मान लो mRNA के ऊपर अगर ट्रिपलेट कोडॉन है AGU, ये कोडॉन mRNA के ऊपर है, तो tRNA के पास एक एंटी कोडॉन होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ, ए के सामने tRNA में U रहेगा, G के सामने C रहेगा, U के सामने A रहेगा, UCA, ये बनेगा एंटी कोडॉन, ठीक है। mRNA के ऊपर क्या है? कोडॉन है, ट्रिपलेट कोडॉन, तो tRNA के पास क्या है? एंटी कोडॉन, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस तरीके से tRNA को पता चलता है कहां पे जाना है ना, कौन सा अमीनो एसिड कहां पे देना है, ये पता चल जाएगा। ये हो गया ट्रांसलेशन। फिर ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे। यहां पे क्या हो रहा है देख लो, यहां पे आपका जो राइबोसोम है वो धीरे धीरे आगे आगे शिफ्ट होगा। जैसे जैसे ट्रांसलेशन चलेगा, राइबोसोम डुचुक 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 आगे आगे बढ़ने वाला है, इसी को ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। द राइबोसोम कीप्स मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू अदर एंड बाय डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन, ठीक है। देख लो एक बार डेफिनेशन। पूरे सेशन का पीडीएफ किधर मिलेगा वो भी आपको बता रहा हूं, ठीक है, मिल जाएगा आपको पीडीएफ, जो जो यहां पे लिख रहा हूं, जो जो बता रहा हूं, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। तो राइबोसोम क्या करता है? धीरे धीरे आगे शिफ्ट होता है। एक टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर करता है? एक ट्रिपलेट कोडॉन का डिस्टेंस कवर करेगा। एक ट्रिपलेट कोडॉन, एक ट्रिपलेट कोडॉन, एक ट्रिपलेट कोडॉन, ऐसा करके धीरे धीरे आगे जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये 4 डेफिनेशन आपको यहां पे याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा म्यूटेशन का क्या मतलब है? सडन चेंज अकर इन द जीन्स। जीन जो होते हैं, जीन्स का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, सडन चेंज आ जाता है। समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन कैन चेंज इट्स पोजीशन, दैट विल कॉज अ माइनर चेंज विच इज नथिंग बट म्यूटेशन। न्यूक्लियोटाइड के पोजीशन में कोई चेंज आ गया तो उसके वजह से जीन के अंदर चेंज आ जाता है, इसी को म्यूटेशन कहते हैं। सिंपल बता रहा हूं, ज्यादा कुछ और अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, इतना याद रख लो। चलो अब मुझे बताओ, हमारी धरती पे हम इतनी सारी वैरायटी देखते हैं, अलग अलग प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब दिखता है, लेकिन जब अर्थ बना था तभी कुछ था क्या? नहीं था। धीरे धीरे लाइफ बनी। सबसे पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने, उसमें से धीरे 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 कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बनते गए, बराबर है। इसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं, इसी प्रोसेस को। इसका डेफिनेशन क्या एग्जाम में आएगा, ये डेफिनेशन आपको लिखनी है इवोल्यूशन के बारे में। द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। धीरे धीरे प्लांट और एनिमल की डेवलपमेंट हुई। प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे हो रही है। फ्रॉम एंसेस्टर्स, पूर्वज, हमारे जो पूर्वज थे उनमें से ही हमारी डेवलपमेंट हुई है, बराबर। फ्रॉम एंसेस्टर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या? हमारे जो पूर्वज थे उनका बॉडी का स्ट्रक्चर अलग था, बॉडी के अंदर जो फंक्शंस होते थे वो भी अलग थे, बराबर है। उनमें से हमारी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुई है, इसी को कहते हैं इवोल्यूशन। ये हो गया आपका सिंपल सा डेफिनेशन। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम एंसेस्टर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। बस इसी को हम ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ग्रेजुअल का मतलब क्या है? धीरे धीरे, स्लोली डेवलपमेंट होती है, उसको बोलते हैं ग्रेजुअल डेवलपमेंट। अब ये एमसीक्यू आपके पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। इवोल्यूशन क्या है? ग्रेजुअल चेंज, स्लो चेंज, स्लो चेंज, ठीक है। चलो अब ये कहानी तो हमें समझ में आ गई कि इवोल्यूशन हुआ, यूनिसेल्युलर, उसमें से मल्टी सेल्युलर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना, सब मालूम है। इसका सबूत क्या है? इसके लिए हमें एविडेंसेस भी चाहिए, तो ये एविडेंसेस हमें सारे पढ़ने हैं। मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, वेस्टिजियल, पैलेंटोलॉजिकल, कनेक्टिंग लिंक, एम्ब्रियोलॉजिकल, बराबर है। अभी देखो इधर, ये पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आया था, ये चार्ट को फिल करना था। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए, आधे मार्क का एक डब्बा। तो मॉर्फोलॉजिकल लिख दिया। सिमिलैरिटीज इन बोन स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? एनाटॉमिकल, ठीक है, ये एनाटॉमिकल हो गया। तो इसके अलावा कनेक्टिंग लिंक हो गया, पैलेंटोलॉजिकल हो गया, वेस्टिजियल हो गया और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस हो गया। इतना आप लिख सकते हो यहां पे, ठीक है। चलो, पूरे सेशन की पीडीएफ आपको किधर मिल जाएगी? अपना जो इजी
लर्निंग एप्लीकेशन है, इसके ऊपर मिल जाएगी। प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो, रजिस्टर करो। होम पेज पे थोड़ा नीचे जाओ तो फ्री मटेरियल दिखता है, उसके अंदर आपको मिलेगा फ्री कंटेंट। उसके अंदर जाओ, क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, इसके अंदर आपको मिल जाएगा साइंस रैपिड पीवाईक्यू सीरीज। तो यहाँ पे जो कुछ भी हमारे सेशंस होंगे वो सारे पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। एंड मार्क माई वर्ड्स, पीवाईक्यूज कीप रिपीटिंग। तो आप ये एक सेशन देखते हो, एक पीडीएफ अच्छे से प्रिपेयर करते हो, आपका चैप्टर 90% प्रिपेयर हो जाता है। मतलब जो एग्जाम में आने वाला है उसके हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, बाकी आप जिस किसी ईयर में हो, शायद आपका 10th का स्टार्टिंग है, 10th खत्म हो रहा है, मुझे नहीं पता। हमारा 9th 10th 11th 12th सबका लाइव बैच होता है इजी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर। 9th का विक्ट्री, 10th का आरंभ, 11th का उड़ान, 12th का परिश्रम, ये बैचेस होते हैं हमारे। 9th 10th में से इंग्लिश सेमी इंग्लिश मीडियम का फुल सिलेबस, ऑल सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों का। एंड 11th 12th में हम एमएच बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड का साइंस के ऊपर फोकस करते हैं, बोर्ड एग्जाम के ऊपर फोकस करेंगे और एमएचटी सीटी के ऊपर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ये हमारा 2025 का इस साल का रिजल्ट है। बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया बच्चों ने। गुंजन ने, वेंकटेश ने 100% लाए हैं। 127 बच्चे हैं जिन्होंने 90% से ज्यादा लाया है। 31 स्टूडेंट्स है जो फर्स्ट रैंक लाए हैं उनके स्कूल के अंदर। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। बैच में बेसिकली आपको क्या क्या मिलता है? लाइव इंटरैक्टिव क्लास जहां पे डाउट क्लियरिंग होती है, लेक्चर के बीच में टीचर से बात करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में एमसीक्यू सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के टेस्ट मिलते हैं। 10th स्टैंडर्ड में 4000 से ज्यादा एमसीक्यू दिए हैं और 11th 12th में पूरा एमएचटी सीईटी का क्वेश्चन बैंक हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। पर्सनल मेंटरशिप में आपको एक आईवीआर नंबर दिया जाता है, किसी भी टीचर को आप कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो या जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप डिस्कस कर सकते हो। एक्सेस ऑफ अपकमिंग बैच, अभी आपने अगर 10th का बैच लिया तो आगे आने वाला कोई भी क्रैश कोर्स होगा, लैंग्वेज का कोई कोर्स होगा, तो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं एक ही बार बैच लेने पर। आगे और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर खजाने में आपको पुराने 1 साल पहले का जो बैच है उसके सारे रिकॉर्डिंग्स, सारे टेस्ट नोट, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट मटेरियल टीचर ने दिया है वो सब कुछ आपको खजाने में मिल जाता है। एंड एग्जाम के पहले जूम के ऊपर लाइव रिविजन रहेगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आपको बैच के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है, एजुकेशनल काउंसलर से आप बात कर सकते हैं। पढ़ाई में कोई दिक्कत आती है तो भी आप हमारे एजुकेशनल काउंसलर से बात कर सकते हैं, ठीक है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, अपना पहला एविडेंस क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या? बाहर से कैसा दिखता है, आउटवर्ड अपीयरेंस, इसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। यहां पे आपको कुत्ता दिख रहा है, एक शीप दिख रही है, एक फॉक्स दिखाई दे रहा है। अब देखो इनके अंदर क्या सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, उनका जो माउथ है सिमिलर है, उधर से वो लोग खाना खाते हैं। उनकी जो आंखें हैं, उनकी जो पोजीशन है, इधर 2 आंखें हैं, बराबर सबको है, कुत्ते को भी है, शीप को भी है, फॉक्स को भी है। उनके नाक के छेद, नॉस्ट्रिल्स, उसका स्ट्रक्चर, ईयर पिन्ना, कान, ठीक है। एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर आर सीन इन एनिमल्स, शरीर पे बाल। तो ये सारी चीजें हमें तीनों में दिखाई दे रही है, बराबर है, कुत्ता, शीप और फॉक्स। इसके अलावा प्लांट की बात करें तो एक मैंगो का प्लांट है, एक चीकू का है और एक गुआवा का है, पेरू का प्लांट है, बराबर है। सिमिलैरिटी इन कैरेक्टर लाइक लीफ शेप, इनका जो लीफ होता है उसके शेप में सिमिलैरिटी दिख रही है। लीफ का जो वेनेशन होता है, अंदर जो वेन्स होती हैं उसका पैटर्न, उसको वेनेशन बोलते हैं। और लीफ का जो पेटियोल होता है, पेटियोल मतलब नीचे का जो ये स्टॉक होता है, डंडी होती है, उसको पेटियोल बोलते हैं, ठीक है। नीचे जो ये स्टॉक है इसको पेटियोल बोलते हैं, उसके स्ट्रक्चर में भी सिमिलैरिटी है। तो ये सब हमें प्लांट्स में दिखाई देता है। क्या क्या दिखता है? लीफ का शेप, लीफ का वेनेशन एंड लीफ का पेटियोल, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इंडिकेट दैट देयर आर सम सिमिलैरिटीज इन दोस ग्रुप्स एंड हेंस इट प्रूव्स दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम एंड मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर। इससे क्या पता चलता है? ये सारे ग्रुप्स आपस में रिलेटेड हैं, जैसे कुत्ता है, शीप है, फॉक्स है, आपस में रिलेटेड है। एंड इनका क्या रहा रहेगा? एक कॉमन पूर्वज रहा रहेगा जिसमें से ये सब लोग डेवलप हुए हैं। क्या रहा रहेगा? कॉमन एंसेस्टर। ये बात याद रखनी है हमें, ये लर्न करना है, एग्जाम में लिखने के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, या फिर डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस फॉर 2 मार्क्स, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। एनाटॉमिकल मतलब क्या? एनाटॉमी का मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर का जो हड्डियों वगैरह का स्ट्रक्चर होता है उसको एनाटॉमी बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसमें से क्या एविडेंस मिलता है? Anatomical evidences are the similarities in the structure of bone and bony joints of animal that provide proof of evolution. हड्डी और हड्डियों का जो जॉइंट होता है, इधर एक जॉइंट है, इधर एक जॉइंट है, ऐसे बहुत सारे जॉइंट्स है ना, उसमें हमें सिमिलैरिटीज दिखाई देती है, हड्डी और हड्डी के जॉइंट्स में। अब देखो यहां पे एक इंसान का हाथ है, एक ऑक्स मतलब क्या? बैल, बैल का लेग, 4 लेग मतलब आगे का लेग,
पेटेजियम ऑफ बैट, चमगादड़ का जो पंख नहीं बोलूंगा लेकिन जिससे वो उड़ता है उसको पेटेजियम बोलते हैं, ठीक है। और फ्लिपर ऑफ व्हेल, जिससे व्हेल स्विमिंग करती है उसको फ्लिपर बोलते हैं, ठीक है। इनमें ऊपर ऊपर से कोई सिमिलैरिटी दिखती है क्या? नहीं, देयर डजंट सीम एनी सुपरफिशियल सिमिलैरिटी। ऊपर ऊपर से अलग है और सबका फंक्शन भी अलग है। हाथ का काम क्या है? मारना, लिखना, उठाना, है ना। फोर लेग ऑफ ऑक्स, चलने के लिए, बराबर। पेटेजियम ऑफ बैट, उड़ने के लिए। फ्लिपर ऑफ व्हेल, स्विमिंग करने के लिए। सबका फंक्शन अलग है, कोई सिमिलैरिटी ऊपर से नहीं दिखती। ह्यूमन हैंड, फोर लेग ऑफ ऑक्स, फ्लिपर ऑफ व्हेल एंड पेटेजियम ऑफ बैट में। यूज ऑफ ईच ऑफ दो स्ट्रक्चर इज डिफरेंट इन रेस्पेक्टिव एनिमल। सबका फंक्शन भी अलग है, सबका काम अलग है। लेकिन जब हम अंदर देखते हैं, however there is similarity in structure of bone and joints in organ of each of those animals। इनके बोन्स में और जॉइंट्स में हमें सिमिलैरिटी दिखती है, ठीक है। दिस सिमिलैरिटी इंडिकेट्स दैट दोज एनिमल्स मे हैव कॉमन एंसेस्टर। मतलब इनका भी क्या रहा रहेगा? एक कॉमन पूर्वज रहा रहेगा, एंसेस्टर रहा रहेगा, जिसमें से ये लोग डेवलप हुए हैं। ये एनाटॉमिकल एविडेंस हो गया। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब क्या? हमारे शरीर में ऐसे काफी सारे अभी भी डीजनरेटेड मतलब क्या? जिनका साइज छोटा हो गया है। हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर, उनके अंदर वो ऑर्गन बड़ा रहा होगा, यूजफुल रहा होगा, लेकिन हमारे अंदर वो ऑर्गन छोटा हो गया है, यूजलेस हो गया है। डीजनरेटेड और अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड का भी मतलब वही है, जो छोटा हो चुका है, ठीक है। यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ये जो ऑर्गन है हमारे पूर्वज में, एंसेस्टर में यूजफुल थे, काम करते थे, हमारे अंदर वो डिजनरेट हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, यूजलेस हो गए हैं। इनको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। एग्जांपल ले लो, जैसे ये आपको दिख रहा है टेल बोन। तो हमारे जो पूर्वज थे उनकी जो टेल होती थी वो यहां से कनेक्ट होती थी, लेकिन हमारे पास टेल नहीं है, लेकिन वो टेल बोन बचा हुआ है अभी भी, ठीक है। फिर बॉडी हेयर, हमारे जो पूर्वज थे कपड़े नहीं पहनते थे, उनको शरीर पे बहुत बाल थे, फर था, है ना, ठंड से बचाता था। लेकिन हम तो स्वेटर पहन के घूमते हैं, हमें अब बाल की जरूरत नहीं है, तो हमारे लिए वो क्या है? वेस्टिजियल है। फिर मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, इसके बारे में बात करेंगे आगे। फिर अपेंडिक्स हो गया, इसके बारे में भी बात करेंगे। अपेंडिक्स हो गया। एंड विजडम टूथ, अक्कल दाढ़। हमारे जो पूर्वज थे वो कच्चा खाते थे, कड़क खाना खाते थे, उनका जो जबड़ा था वो भी बड़ा था, जॉ का साइज बड़ा था, तो ये विजडम टूथ चबाने वगैरह में हेल्प करता था, कच्चा खाने में हेल्प करता था। हमारा जॉ छोटा हो गया है एंड हम पकाकर खाते हैं, नरम खाना खाते हैं, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, वेस्टिजियल हो गया। समझ में आई बात? चलो अपेंडिक्स की बात करेंगे तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पे खत्म होती है और लार्ज इंटेस्टाइन जहां से शुरू होती है, वहां पर ये ऐसा छोटा सा कीड़े के जैसा ऑर्गन आपको दिखता है, वो है अपेंडिक्स, बराबर। अपेंडिक्स इट इज यूजलेस टू ह्यूमन, हमारे अंदर वो कोई भी काम नहीं करता, लेकिन इट इज स्टिल यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट। रूमिनेंट बेसिकली क्या होते हैं? जैसे आपको यहां पे गाय दिख रही है, रूमिनेंट का मतलब क्या है? ये लोग खाना खाते हैं, घास खाते हैं, फटाफट खाने के बाद कहीं पे साइड में जाके बैठ जाएंगे और बाद में वो खाना वापस मुंह तक लाते हैं, वापस उसको चबाते हैं। इन एनिमल्स को रूमिनेंट कहा जाता है, इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहा जाता है, ठीक है। साइड में जाना, फिर से खाना ऊपर लेके आते हैं, फिर से चबाते हैं, इसको बोलते हैं रूमिनेशन, ठीक है। और ये एनिमल्स को रूमिनेंट कहा जाता है। तो इनके अंदर अपेंडिक्स पूरी तरीके से काम करता है। क्या काम करता है? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना। अपेंडिक्स का काम क्या है? सेल्यूलोज डाइजेशन। हमारे अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, इसको बोलते हैं रूमिनेशन। दिख रहा है आपको ये गाय न्याम न्याम करके चबा रही है। चलो, कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। हमारे एंसेस्टर जो थे ना, उनके अंदर भी अपेंडिक्स काम करता था, अपने अंदर नहीं करता है। चलो, फिर मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना की बात करूंगा। मुझे बताओ, ये जो कान आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पिन्ना, ठीक है। उस पिन्ना के आसपास बहुत सारे मसल्स होते हैं, जैसे आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपको दिख रहा है ये बहुत सारे मसल्स होते हैं जो क्या करते हैं? पिन्ना को मूव करने में हेल्प करते हैं। हमारे अंदर ये मसल्स यूजलेस हैं, हमारे अंदर हम पिन्ना को मूव नहीं कर सकते। लेकिन मंकी की बात करें, आज जो हम मंकी देखते हैं, या एक इसको देख लो, बिल्ली को देख लो, कुत्ते को देख लो, ये लोग अपना पिन्ना मूव कर सकते हैं, ऐसे 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 फड़फड़ा सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो हमारे जो मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना है, दे आर यूजलेस टू ह्यूमन। हमारे अंदर वेस्टिजियल है, बट दे आर यूजफुल इन अदर मंकीज, अदर एनिमल्स।
अदर हटा दो यहां से, दे आर यूजफुल इन मंकीज फॉर मूवमेंट ऑफ एयर पिन्ना, इतना याद रखो बस, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। चलो फिर पेलेंटोलॉजिकल एविडेंस की बात करेंगे। पहले तो फॉसिल क्या होता है, करोड़ों साल पहले जो एनिमल्स वगैरह मर गए उनकी हड्डियां हमें मिलती है, इसको हम फॉसिल्स बोलते हैं। देखो, रेमनेंट्स एंड इंप्रेशंस ऑफ बरीड ऑर्गेनिज्म रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड, दीज आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। ये इसका डेफिनेशन है, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए डेफिनेशन पूछते हैं, ठीक है। रेमनेंट और इंप्रेशन का मतलब क्या वो आपको बताता हूं। जैसे हड्डियां जो हैं, हड्डियों को रेमनेंट कहा जाएगा, एंड अगर हड्डी नहीं मिला लेकिन उस एनिमल का जो करोड़ों साल पहले मर गया उसका हमें छाप मिला, किसी पत्थर के ऊपर छाप मिल गई, इसको बोलते हैं इंप्रेशन, ठीक है। रेमनेंट मतलब हड्डी, बचा हुआ हड्डी मिल गया, इंप्रेशन मतलब उस एनिमल का छाप मिल गया हमें। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इन दोनों को क्या कहा जाएगा, इन दोनों को इधर लिख रहा हूं, इन दोनों को क्या कहा जाएगा, फॉसिल कहा जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम में इतना ही पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल, राइट द नेम ऑफ मेथड टू फाइंड द एज ऑफ फॉसिल। ये तो यहीं पे लिख देता हूं, कार्बन डेटिंग नाम की एक मेथड होती है जिससे हमें उस फॉसिल की एज पता चलती है कि वो कितना पुराना है, ठीक है। फॉसिल का डेफिनेशन, सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल, तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई जो हमने ऑलरेडी पढ़ी, बराबर, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल, स्टडी ऑफ फॉसिल विल हेल्प द रिसर्चर टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट। तो जो पहले ऑर्गेनिजम्स मर गए उनका कैरेक्टर्स पता चलेगा कि उनके पास क्या क्या था, वो कैसे थे, बराबर, उनका स्ट्रक्चर कैसा था, फंक्शन कैसा था। फॉसिल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब कौन सा एनिमल किस एनिमल में से इवॉल्व हुआ होगा, ये रिलेशनशिप्स हमें पता चलती है फॉसिल्स का स्टडी करके। दे कैन हेल्प इन फाइंडिंग कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कनेक्टिंग लिंक क्या होता है आगे देखेंगे अपन, समझ में आ जाएगा आपको। ऑल्सो द डेप्थ एट विच द फॉसिल आर फाउंड टेल अस द एज एंड द पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड। खड्डा करने के बाद वो फॉसिल कितना नीचे मिला आपको, कितने डेप्थ पे मिला, इससे भी पता चलता है कि वो कितना पुराना है। जितना ज्यादा डीप मिलेगा उतना वो ज्यादा पुराना है, ये एक सिंपल बात है, ठीक है। कार्बन डेटिंग इज द मेथड यूज्ड टू फाइंड द एज ऑफ फॉसिल, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल्स आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, लेकिन ये आंसर आप लर्न करोगे, एग्जाम में पूछते हैं। चलो इसके अलावा क्या है और, कनेक्टिंग लिंक, जैसे अर्थोम एनेलिडा फाइलम के अंदर आता है, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आता है, बराबर। हमें पता है कि एनेलिडा से आर्थ्रोपोडा का इवोल्यूशन हुआ, एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा बने इवोल्यूशन के हिसाब से। लेकिन जब इवोल्यूशन हो रहा था तो इन दोनों के बीच में भी एक ऑर्गेनिज्म था, पेरिपेटस। इसके जो कैरेक्टर्स थे वो एनेलिडा के जैसे भी थे और आर्थ्रोपोडा के जैसे भी थे, मिक्स थे दोनों के। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सम ऑर्गेनिजम्स शो कैरेक्टर्स बाय विच दे आर रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप, है ना। इसके पास दोनों ग्रुप्स के कैरेक्टर्स मिक्स थे। तो क्या क्या था इसके पास, देख लो फटाफट। सेगमेंटेड बॉडी, जैसे अर्थवर्म के ऊपर सेगमेंटेशन दिखता है, लाइंस दिखती हैं, वैसे इसके ऊपर भी हमें सेगमेंटेशन दिखाई देता है। दूसरा, थिन क्यूटिकल, जैसे अर्थवर्म के ऊपर एक पतला लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो उनको रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, क्यूटिकल बोलते हैं, पतला स्किन जैसा लेयर होता है, ठीक है। तो वैसे ही इनके पास भी एक क्यूटिकल होता है, एक पतला लेयर होता है ऊपर जो इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। दूसरा, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स, तो इनके पास छोटे छोटे ये जो ऑर्गन्स हैं इनको बोलेंगे पैरापोडिया, ठीक है, जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन। तो ये एनेलिडा के जैसा कैरेक्टर हो गया, 3, बराबर। फिर आर्थ्रोपोडा के जैसा क्या है? ट्रेकियल रेस्पिरेशन, जैसे कॉकरोच के अंदर ये सारी ट्यूब्स होती हैं, इनको बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया, ट्रेकिया से रेस्पिरेशन होता है, ट्यूब्स से रेस्पिरेशन होता है, हवा अंदर आती है बाहर जाती है। उसी प्रकार से पेरिपेटस में ट्रेकियल रेस्पिरेशन दिखेगा। दूसरा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मुझे बताओ, हमारे अंदर खून हमेशा आर्टरीज और वेन्स, ब्लड वेसल्स के अंदर घूमता है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे अंदर क्लोज्ड है, लेकिन कॉकरोच के अंदर क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मतलब कॉकरोच का जो ब्लड है वो डायरेक्टली ऑर्गन्स के कांटेक्ट में आ जाता है। हमारे अंदर पाइपलाइंस होती हैं, खून हमेशा पाइप में घूमता है, ऑर्गन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। कॉकरोच के अंदर ब्लड डायरेक्टली ऑर्गन के कांटेक्ट में आ जाता है, इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। तो ये पेरिपेटस के अंदर मिलता है, समझ गया? तो पेरिपेटस क्या है? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, बराबर। इसके अलावा ये आ जाता है अपना, सांप की बात करें, मुझे बताओ, ये एक रेप्टाइल है, रेप्टाइल अंडे देता है सांप, बराबर। एंड एक मैमल की बात करें, मैमल,
तो मैमल क्या करता है, दूध पिला सकता है, मैमल के बॉडी पे हेयर होते हैं, है ना। इनके बीच में एक एनिमल आता है डक बिल्ड प्लेटिपस, इसके पास दोनों के कैरेक्टर्स हैं, ये अंडे देता है रेप्टाइल की तरह, एंड इसके पास मैमरी ग्लैंड होते हैं दूध पिलाने के लिए, एंड बाल होते हैं मैमल की तरह। तो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल, किसके बीच में, रेप्टाइल एंड मैमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, ये बात याद रखनी है हमें, ठीक है। फिर एक आती है लंग फिश। लंग फिश कैन परफॉर्म रेस्पिरेशन विद लंग्स इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ फिश। इसके पास ज्यादातर गिल्स भी होते हैं, काफी स्पीशीज जो है लंग फिश की, इसकी भी अलग अलग स्पीशीज हैं, उनके पास गिल्स भी होते हैं प्लस लंग्स भी होते हैं, तो ये लोग दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। तो ये क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन पाइसिस एंड एम्फीबिया, मछली और एम्फीबियंस के बीच का कनेक्टिंग लिंक है लंग फिश। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो लास्ट अपन देखेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियो मतलब समझते हो, जब एक बच्चा डेवलप होता है तो शुरू का जो इनिशियल स्टेज है उसको एम्ब्रियो कहा जाता है। जब एकदम छोटा सा बच्चा होता है, इतना सा, उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। तो यहां पर आपको एक मछली, सैलमेंडर, टॉर्टोइज, चिक मतलब क्या, चिकन, पिग, काफ मतलब क्या, गाय का बछड़ा, रैबिट, ह्यूमन, सबका आपको एम्ब्रियो दिख रहा है। सब में आपको सिमिलैरिटी दिख रही है। यहां पे इनिशियल स्टेज मतलब क्या, शुरुआत में सारे एम्ब्रियो सिमिलर दिखते हैं, है ना। पहचान नहीं पाओगे आप, चिकन का कौन सा है, डुक्कर का कौन सा है, रैबिट का कौन सा है, पहचान नहीं पाओगे, सबका सेम दिखेगा आपको। लेकिन जैसे जैसे वो ऑर्गेनिज्म बड़े होते हैं लेटर स्टेजेस में, ठीक है, जैसे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है लेटर स्टेजेस में हमें डिफरेंस दिखाई देता है, ठीक है। सिमिलैरिटीज इन द इनिशियल स्टेज, शुरुआत में सिमिलैरिटी दिखती है, यह भी क्या बताता है, इट इंडिकेट्स कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल द एनिमल्स, ठीक है। सारे एम्ब्रियोज सिमिलर दिखते हैं, इसका भी यही मतलब है कि सबका पूर्वज जो है वो कॉमन रहा होगा, कॉमन ओरिजिन रहा होगा। ये हो गया एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। 6 एविडेंस हो गए अपने सारे के सारे, जो मैंने बताया सब कुछ आपको लर्न करना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा फ्री मटेरियल के अंदर। फिर डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये हमें लर्न करनी है, इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं। तो इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की जो इनकी थियरी है, इसको अपने बुक में लिखा था, बुक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, बुक का नाम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। एंड इसके अंदर उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन तो बताया, एंड एक और थियरी बताई जिसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन बाय सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या होता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो, तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि सारे ऑर्गेनिजम्स भरपूर मात्रा में बच्चे पैदा करते हैं। डार्विन सेज दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, प्रोलिफिकली मतलब बहुत बच्चे पैदा करते हैं, बिकॉज सारे बच्चे जिंदा रहेंगे ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जो मर जाएंगे। तो अगर स्पीशीज को जिंदा रखना है तो बच्चे भी बहुत सारे पैदा करने पड़ेंगे। ये सारे बच्चे, ये सारे ऑर्गेनिजम्स आपस में कंपीट करते हैं, ऑल द ऑर्गेनिजम्स कंपीट विद ईच अदर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। खाना, पानी, रहने की जगह, सब चीजों के लिए क्या होता है, कंपटीशन होता है, बराबर है, इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। फिर ये कंपटीशन कौन जीतेगा, जिसके पास बेटर कैरेक्टर होगा वही ये कंपटीशन जीतने वाला है, बराबर है। जैसे यहां पे कंपटीशन हमेशा मारामारी का नहीं होगा। यहां पर ग्रीन कलर की झाड़ियां आपको दिख रही हैं, उसके अंदर 2 कलर के बीटल हैं, रेड भी है और ग्रीन भी है। अब मुझे बताओ, यहां पे रेड वाले बीटल इजीली दिखाई देते हैं, तो अगर कौवा आएगा रेड वाले को लेके चला जाएगा, बराबर। तो धीरे धीरे रेड वाले का पॉपुलेशन कम हो जाएगा। तो यहां पर कौन जीत रहा है, यहां पर भी एक कंपटीशन है, किस चीज की कंपटीशन, सर्वाइवल की, जिंदा रहने की कंपटीशन है। तो ये कंपटीशन कौन जीत रहा है, ग्रीन कलर का बीटल जीत रहा है। क्यों, बिकॉज उसके पास ग्रीन कलर का कवरिंग है ना, जो उसको छुपा रहा है। तो ये भी एक कैरेक्टर है, ठीक है, ये भी एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। यहां पर कौन फिट है ज्यादा, ग्रीन कलर का बीटल ज्यादा फिट है सर्वाइव करने के लिए, इसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे, ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन व्हिच शो मॉडिफिकेशंस एसेंशियल फॉर विनिंग द कंपटीशन। वही ऑर्गेनिज्म जिंदा बचेंगे जिनके पास वो स्पेशल मॉडिफिकेशन है या स्पेशल कैरेक्टर है जो उनको कंपटीशन में जिताता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 3 पॉइंट बेसिक समझ में आया। देखो, ऑर्गेनिज्म भरपूर मात्रा में बच्चे पैदा करते हैं, ऑर्गेनिजम्स आपस में लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में कंपीट करते हैं, कंपटीशन वही जीतेगा जिसके पास मॉडिफिकेशन है जो उसको जीतने में हेल्प करते हैं। एंड जो जिंदा बच्चे हैं, द सस्टेनिंग मतलब जो जिंदा बचा, एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म, सिलेक्टेड मतलब नेचर ने जिसको सिलेक्ट किया, इसी को नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं ना। नेचर ने ग्रीन कलर के बीटल को सिलेक्ट किया, रेड वाले को मारा, बिकॉज वहां पे रेड वाला दिखाई दे रहा था, ग्रीन वाला छुप रहा था, इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन।
तो जो जिंदा बच्चे हैं सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म, ये रिप्रोडक्शन करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे एंड धीरे धीरे दे विल गिव राइज टू अ न्यू स्पीशीज विद देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर एंड धीरे धीरे उनका अलग स्पीशीज बन जाएगा विद उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। ये 4 पॉइंट अपने को याद करना है, ठीक है। सब लोग ने डार्विन का थियरी एक्सेप्ट किया। डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज वाइडली एक्सेप्टेड, सब लोग ने एक्सेप्ट किया, वाह वाह वाह, फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। लेकिन धीरे धीरे करके लोगों ने बोला नहीं, मजा नहीं आया, तो काफी सारे ऑब्जेक्शंस रेज किए गए थे अगेंस्ट द थियरी। ये भी आपको एग्जाम में पूछे हैं फॉर 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं ऑब्जेक्शन, काफी बार पूछा जाता है। नंबर 1, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन से नहीं होता, और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे म्यूटेशन होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है, और भी दूसरे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है। डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। तो उन्होंने बोला कि यूजफुल मॉडिफिकेशन रहेगा तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, लेकिन जैसे हमारे अंदर अपेंडिक्स बचा हुआ है, तो अपेंडिक्स क्यों है अभी, इसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं कर पाए। यूजलेस चीजों का एक्सप्लेनेशन वो नहीं कर पाए, जैसे अभी मेरे लिए बॉडी हेयर यूजलेस है, क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं कर पाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? टेल बोन क्यों है, विजडम टूथ क्यों है, क्यों बचा हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस। कभी कभी ऐसा होता है कि इवोल्यूशन बहुत धीरे 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 चल रहा है, चेंज बहुत स्लो आ रहा है, लेकिन कभी कभी अचानक में कोई चेंज आ गया, तो वो अचानक में चेंज क्यों आता है, म्यूटेशन की वजह से आता है, लेकिन उनको नहीं पता था, तो उन्होंने स्लो एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब फास्ट, स्लो एंड एब्रप्ट चेंज का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो ये 3 पॉइंट आपको याद करना है फॉर 2 मार्क्स। बस ये आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अब तक पिछले 13 पेपर में 2019 से लेके 25 तक, कितने पेपर हो गए टोटल, 13 पेपर, यही टॉपिक्स हैं जो इस 13 पेपर में पूछे गए हैं। देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बराबर है, ये ट्रू है। ग्रेजुअल चेंज, स्लो चेंज। ऑब्जर्व द गिवन एनिमल एंड आंसर द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एनिमल्स, ये हो गया डक, बिल्ड, प्लेटिपस, पूरा लिखने की जरूरत है क्या, ये हो गई लंगफिश। आइडेंटिफाई कर लिया। स्टेट द टाइप ऑफ एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक्स, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझते हो ना आप। डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन, इसकी डेफिनेशन हमने पहले ही देखी। राइट नेम ऑफ एनी 2 वेस्टिजियल ऑर्गन, कोई भी बॉडी हेयर हो गया, विजडम टूथ हो गया। राइट द नेम ऑफ एनी 2 वेस्टिजियल ऑर्गन विच आर नॉन फंक्शनल इन ह्यूमन बट फंक्शनल इन अदर ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर आप लिख सकते हो, जैसे अपेंडिक्स था, हमारे अंदर यूजलेस है, लेकिन रूमिनेंट्स के अंदर यूजफुल है, रूमिनेंट्स। फिर मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, ये हमारे अंदर यूजलेस है, लेकिन मंकीज में यूजफुल है। बस सिंपल हो गया। चलो, फिर यहां पे क्या पूछा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव। एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन सडनली चेंज इट्स पोजीशन, तो ये क्या है, म्यूटेशन है। स्टडी ऑफ फॉसिल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, ये भी ट्रू है। फॉसिल्स का स्टडी करेंगे तो इवोल्यूशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। बीइंग अ फिश आई परफॉर्म रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ लंग्स, हु एम आई, लंग फिश, ठीक। डिफाइन हेरिडिटी, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी चेंजेस। अब ये थोड़ा सा एक्सरसाइज में से ही पूछा हुआ है, अलग से नहीं पूछा हुआ है, एक्सरसाइज में से ही पूछा हुआ है। चलो, इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूं। पहले तो इसका मतलब क्या है, हेरिडिटरी चेंजेस का मतलब क्या, आपको यहां पे लिख देता हूं। हेरिडिटरी चेंजेस का क्या मतलब होता है, सिंपल भाषा में मुझे बताओ। मेरे मम्मी पापा से मैं बना, क्या मैं सेम टू सेम मेरे मम्मी पापा जैसा हूं? नहीं, मेरे अंदर कुछ अलग कैरेक्टर्स हैं। पापा से मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा है, कलर अलग है, तो उनके ही जीन्स से मैं बना हूं, उनके ही स्पर्म और एग से मैं बना हूं, लेकिन सेम टू सेम नहीं हूं, मेरे अंदर अलग हैं, मेरे अंदर चेंजेस हैं, बराबर। इनको हम हेरिडिटरी चेंजेस बोलते हैं। तो जब भी हम बच्चा पैदा करते हैं तो उसके अंदर चेंजेस क्यों आते हैं, ये इस सवाल में पूछा गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेरिडिटरी चेंजेस, बच्चे में चेंजेस क्यों आते हैं। तो पहले तो हेरिडिटी का मतलब क्या है, ये आपकी हेरिडिटी का डेफिनेशन। हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। तो मेरे मम्मी पापा से उनके कैरेक्टर मेरे अंदर आए, जीन्स के मदद से उनके जीन्स मेरे अंदर आए, इसको हेरिडिटी बोलते हैं। नाउ चेंजेस क्यों आते हैं, मेरे अंदर चेंजेस क्यों आए। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल लाइक देमसेल्फ ड्यू टू जीन्स, बराबर, जीन्स की वजह से ही नया बच्चा बनता है। सम ऑफ दोज जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंज। काफी सारे जीन्स हैं जो एज इट इज ट्रांसफर होते हैं, पापा से मेरे अंदर आते हैं। ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग। कुछ कुछ कैरेक्टर, जैसा पापा का नाक है वैसा ही मेरा नाक है, सेम टू सेम कैरेक्टर आ गया।
बट जब मियोसिस होती है, स्पर्म और एग बनाने के लिए मियोसिस होती है, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स अकर। अब ये क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वो आपस में ओवरलैप करते हैं एंड उनके अंदर जीन्स का एक्सचेंज होता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो मियोसिस आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और वो मियोसिस किधर मिलेगा, लाइफ प्रोसेस वाले मैं बताऊंगा, इसके बाद जो आएगा ना लाइफ प्रोसेस 1, उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। सिंपल भाषा में जीन्स में कॉम्बिनेशन होता है, अदला बदली होती है जीन्स के अंदर, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन होता है, विच लीड्स टू वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन। इसकी वजह से अगले जनरेशन में चेंज दिखता है। ऑल्सो समटाइम्स सडन चेंजेस अकर इन दोस जीन्स, म्यूटेशन हो सकता है जीन्स के अंदर। समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन कैन चेंज इट्स पोजीशन दैट कॉजेज अ माइनर चेंज विच इज नथिंग बट म्यूटेशन। तो दो बातें हैं, मियोसिस के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर होती है जिसकी वजह से जेनेटिक एक्सचेंज होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, एंड म्यूटेशंस भी हो सकता है। तो इन दोनों रीजंस के वजह से जो बच्चा होगा उसमें चेंजेस भी दिखते हैं। दिस इज द मैकेनिज्म फॉर हेरिडिटरी चेंजेस। समझ में आ गई बात, पूरी कहानी। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है आपका, आपको लर्न करना है, ठीक है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। इवोल्यूशन क्या है, ग्रेजुअल चेंज है। व्हाट इज वेस्टेजल ऑर्गन, डेफिनेशन हमने देख लिया। राइट टू नेम ऑफ सम वेस्टिजल ऑर्गन, ये भी देख लिया। राइट नेम ऑफ दोज एनिमल इन हुम सेम ऑर्गन आर यूज्ड, ये भी हमने देख लिया, इसके 2 एग्जांपल। अपेंडिक्स ले लिया, मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना ले लिया, ठीक है। माइनर चेंज अकर ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, ये म्यूटेशन हो गया। ऑड मैन आउट बताओ इधर कौन है मेरे को, पॉम्फ्रेट, बाकी सारे कनेक्टिंग लिंक है। पॉम्फ्रेट क्या, मछली है। वेस्टिजल ऑर्गन, राइट नेम ऑफ एनी 2 वेस्टिजल ऑर्गन, राइट नेम ऑफ दोज एनिमल इन विच वेस्टिजल ऑर्गन आर फंक्शनल। वही रूमिनेंट्स, मंकीज, वही वाला सेम, कितनी बार पूछा है देखो। जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया में बी कॉज ड्यू टू, सिकल सेल एनीमिया म्यूटेशन की वजह से होता है। डक बिल्ड प्लेटिपस इज अ कनेक्टिंग लिंक, तो इधर आप क्या लिखोगे आंसर में, डक बिल्ड प्लेटिपस का जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इट लेज एग्स, अंडे देता है रेप्टाइल्स की तरह, रेप्टाइल्स की तरह। फिर मैमरी ग्लैंड होता है, मैमरी ग्लैंड्स, और बॉडी पे हेयर होते हैं, किसकी तरह, मैमल्स की तरह, ठीक है। ड्यू टू दीज कैरेक्टर्स प्लेटिपस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इतना लिखोगे इनफ है। राइट एनी 2 ऑब्जेक्शंस, जितना टेक्स्ट बुक में दिया उतना लिखने का, भले फिर वो 3 पॉइंट हो तो भी चलेगा। टेक्स्ट बुक में जितना दिया है उतना लिखोगे, आपको पूरा 2 मार्क्स मिलता है, ठीक है। ये मैंने कंफर्म किया है बोर्ड के मॉडरेटर से। 4 पॉइंट लिखना हर बार जरूरी नहीं होता, टेक्स्ट बुक में जितने पॉइंट हैं उतने लिखो, मिल जाएगा आपको मार्क्स। राइट एनी 2 ऑब्जेक्शन दैट वर रेज्ड अगेंस्ट डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। म्यूटेशन, natural selection is not the only factor responsible for evolution, and दूसरा हो गया he did not provide explanation for slow and abrupt changes, useful and useless modifications, दोनों। vestigial organ dash present in human body is proof of evolution। अब ये क्वेश्चन ही गलत था, इसमें अपेंडिक्स भी करेक्ट है, ईयर मसल भी करेक्ट है, और टेल बोन भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। तो बच्चों ने कोई भी अगर एक लिखा रहेगा तो उसको मार्क्स मिलता है। राइट द नेम ऑफ द इंडिकेटेड पार्ट, ये हो गया विजडम टूथ, ठीक है। एक्सप्लेन डार्विन्स थियरी, जो हमने अभी देखी वो आपको एक्सप्लेन करनी है। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, एविडेंसेस 4 लिख सकते हो, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल हो गया, फिर पेलेंटोलॉजिकल ले लो, एम्ब्रियोलॉजिकल। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कनेक्टिंग लिंक विद 2 एग्जांपल। कनेक्टिंग लिंक अपन ने पढ़ा, कोई भी 2 एग्जांपल ले लो, जैसे पेरिपेटस का लिख सकते हो चाहिए तो, नहीं तो डक बिल्ड प्लेटिपस का लिख लो, ठीक है, नहीं तो लंगफिश का लिख लो। लंगफिश मतलब इनका छोटा है थोड़ा लिखने के लिए, पेरिपेटस का थोड़ा ज्यादा पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग, ये भी लिख सकते हो आप, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट डार्विन्स थ्योरी, ये भी आप लिख सकते हो 3 मार्क के लिए। अभी इधर 3 मार्क के लिए 3 ही पॉइंट लिखना, आपने को 6 पॉइंट लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, 3 ही ऑब्जेक्शन है, 3 पॉइंट लिखा, 3 मार्क मिलेगा। विजडम टूथ, वेस्टिजल, लंगफिश क्या है, कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक, ठीक। ये आप लिख सकते हो एनाटॉमिकल, ह्यूमन हैंड, 4 लेग ऑफ ऑक्स हो गया, इधर पेटेजियम ऑफ बैट हो गया, फ्लिपर ऑफ व्हेल हो गया। What do you mean by fossil? Write the importance of fossil. The method to find age of fossil, ये भी हमने देख लिया। Darwin's theory of natural selection देख लिया। Vestigial organ, write the name of any 2 vestigial organ. Explain how one human vestigial organ is functional in other animal. तो इधर अब ruminant का एग्जांपल दे सकते हो कि उनके अंदर अपेंडिक्स सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे अंदर वो यूजलेस है, हमारे अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता। ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू आरएनए, एमआरएनए बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन होगा। आई एम अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया मैमल, व्हाट इज माय नेम, रेप्टिलिया मैमल में कौन था, डक बिल्ड प्लेटिपस, बराबर, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमिकल एविडेंस विद एग्जांपल। अभी इधर एनाटॉमिकल एविडेंस का पूरा लिखने का कि
एनाटॉमिकल का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ बोन्स एंड बोनी जॉइंट्स. There doesn't seem any superficial similarity in human hand, four leg of ox, pterygium of bat, flipper of whale. But उनका अच्छा फंक्शन भी अलग है, सबका फंक्शन अलग है, यूज अलग है. बट वी सी सिमिलैरिटी इन बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ ऑर्गन्स इन ईच ऑफ दिस एनिमल्स. बोन्स एंड बोनी जॉइंट्स इतना लिखा तो भी चलेगा. एंड दिस शोज दैट दे हैव कॉमन एंसेस्टर. तो पूरा जो अपन ने पॉइंट पढ़ा वो पूरा लिखने का इधर. ठीक है. और एग्जाम्पल मतलब क्या? उधर इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन हैंड, फोर लेग ऑफ ऑक्स, पटेजियम ऑफ बैट, फ्लिपर ऑफ व्हेल. वही लिखना है आपको. डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन, राइट एनी टू नेम्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन द बॉडी. ये लिख सकते हो आप. एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमिकल एविडेंस. ये भी अभी जो अपन ने डिस्कस किया सेम टू सेम. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द ऑप्शन. डैश विद द कनेक्टिंग लिंक, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा. ये आपका पेरिपेटस हो गया. एविडेंसेस 4 लिखने हैं यहाँ पे. व्हाट डू मीन बाय सेंट्रल डॉगमा? ये भी अपन ने सबसे स्टार्ट में देखा. देखो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रिपलेट कोडॉन, ये एक ही बार पूछा गया है, वो भी कभी मार्च 2019 में पहले पेपर में. उसके बाद कभी नहीं पूछा. ना ट्रांसक्रिप्शन पूछा, ना ट्रांसलेशन पूछा, ना ट्रांसलोकेशन, कुछ नहीं. सिर्फ म्यूटेशन के डेफिनेशन के ऊपर कुछ कुछ पूछा. ट्रांसक्रिप्शन क्या है ये भी आपको मैंने बताया. व्हाट इज मेंट बाय ट्रिपलेट कोडॉन ये भी आपको बताया. तो यहाँ पे आपका होता है सारे पेपर समाप्त. पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा फ्री मटेरियल के अंदर. बैच के रिगार्डिंग, लाइव लेक्चर्स के रिगार्डिंग या पढ़ाई में कोई दिक्कत आपकी है तो एजुकेशनल काउंसलर से आप बात कर सकते हैं इन दोनों नंबर के ऊपर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.